हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो गाइस, आई होप कल का आप पढ़ के आए होंगे, है ना। चलो तो भाई, कुछ भी डाउट्स वगैरह आ रहे हैं तो उसको ना आप मेरे को कहीं तो बताओ, ताकि वी कैन मेक इट सॉर्ट आउट टुगेदर। एंड सो अभी हमारे 4 लेक्चर हो चुके हैं थर्मोडायनामिक्स के। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा है 5th लेक्चर थर्मोडायनामिक्स का। जी हाँ। तो बच्चे, अभी देखो आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना भाई। सबसे पहले तो ना देखो, प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ लिया, अब आपको हीट कैपेसिटी भी समझ में आ गई, मोलर हीट कैपेसिटी भी समझ में आ गई, है ना। चलो, तो मैं ना आपको मोलर हीट कैपेसिटी से रिलेटेड एक ना इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ। क्या है वो, कि बच्चे, जो आपकी मोलर हीट कैपेसिटी है, अगर आपसे कोई पूछे, देखो हम इसका ना सारा डिस्कशन कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, बस मेरे को आपको इसमें एक बात बतानी है कि अगर कभी भी आए कि लिक्विड, सॉलिड और गैस, तो किसकी मोलर हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स, लिक्विड की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड, सॉलिड की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू गैस। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। तो देखो, ये ना सीधा याद ही रखने वाला पॉइंट है, और क्वेश्चन अगर आएगा तो गाइज एकदम सीधा सीधा आएगा। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। देखिए, जब आप लिक्विड की बात करते हो तो यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी पहले तो होती क्या है ये बताओ, कि मैम 1 केल्विन से अगर किसी 1 मोल सब्सटेंस का मुझे क्या बढ़ाना है, टेम्परेचर बढ़ाना है, तो जितनी हीट लगेगी दैट इज योर मोलर हीट कैपेसिटी। तो बच्चे, लिक्विड के केस में ज़्यादा लगती है, क्योंकि यहाँ पे ना आपको अगर मैं बताऊँ तो देखो, लिक्विड के केस में ना इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, और फिर वहाँ पे ना जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो मूवमेंट शो करते रहते हैं। ठीक है, मूवमेंट शो करते रहते हैं, जिसके कारण यहाँ पे हीट थोड़ी ज़्यादा लग जाती है। उसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स, अगर बात करें किसकी, सॉलिड की, तो भाई सॉलिड के अंदर वाइब्रेशंस आ जाते हैं, है ना भाई। देखो, वाइब्रेशन तो लिक्विड में भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे लिक्विड के पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, मूवमेंट करते हैं। दैट्स वाई लिक्विड का ज़्यादा हो जाता है मोलर हीट कैपेसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड। अगर बात करें गैस की, तो भाई गैस में तो आपको पता ही है यार, ये तो आपको ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि गैस के केस में अगर मोनो एटॉमिक गैस है तो वहाँ पे ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ही रहता है। ठीक है, तो बेसिकली आप बस इतना याद रखो जितना मैंने आपको बताया है, कि भाई लिक्विड, सॉलिड और गैस। ठीक है, चलो ये आपको हेल्प करेगा क्वेश्चंस में। चलिए, तो गाइज अभी बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो आज हम फाइनली स्टार्ट करने वाले हैं क्या, इंटरनल एनर्जी। जी हाँ। तो स्टूडेंट्स, इंटरनल एनर्जी को शो करेंगे किससे, यू से, है ना। हाँ, और ये क्या होता है, ये एक स्टेट फंक्शन है, यानी कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पर डिपेंड करेगा। उसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो है आपकी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव। बताओ क्या होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जब आप उनको डिवाइड करोगे तो उनका उसमें चेंज आता है, राइट। यस। चलिए, आई होप इतना समझ गए होंगे। चलो भाई, ये इंटरनल एनर्जी की कुछ बात मैंने आपको बता दी। अब मैं ना आपको कुछ बातें बताती हूँ यार, थोड़ा डिटेल में जाते हैं, इसकी डिटेलिंग करते हैं इंटरनल एनर्जी की। देखो, इंटरनल एनर्जी मैम होती क्या है। तो बच्चे, इंटरनल एनर्जी का मतलब होता है किसी भी सिस्टम की जो उसकी अंदरूनी एनर्जी है, जो उसकी इंटरनल एनर्जी है, अंदरूनी एनर्जी है, उसी को अपन क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी। भाई थोड़ा सा ना फील लेते हैं चलो इंटरनल एनर्जी का, कि एक्चुअल में ये इंटरनल एनर्जी निकालते कैसे हैं, कैसे क्या क्या सिस्टम के अंदर एनर्जीज हो सकती है। तो गाइज आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बोलूँ कि कोई सिस्टम मैंने लिया, आपने कहा ले लो, मैंने आपको एक चीज बोली, मैंने कहा भाई सिस्टम के अंदर एक बात बताओ, क्या वहां पे एटम होंगे, होंगे। क्या वहां पर मॉलिक्यूल होगा, होगा। मतलब एटम मॉलिक्यूल्स कुछ भी सिस्टम के अंदर हो सकते हैं। एक बात बताओ, अगर ये एटम अपना क्या, अगर ये मूवमेंट शो कर रहा है, तो मैं क्या बोल दूं कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इसकी कुछ होगी, होगी। मैंने कहा एटम्स के बीच में या मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या इंटर एटॉमिक फोर्सेस या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे, आप कहोगे मैम होंगे। तो मैम उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो जाएगी। अब मैंने बोला, मैंने कहा भाई इसको तो मैं दिखाऊंगी यू के ई से, और इसको मैं शो करूंगी यू पी ई से। तो बच्चे देखो, एक एनर्जी ये आ गई सिस्टम की, एक एनर्जी सिस्टम की आ गई पोटेंशियल एनर्जी।
अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैंने कहा यार अभी ना अपन एक काम करते हैं, एक बात बताओ भाई, सिस्टम के अंदर आपने बोला कि मैम एटम है, भाई एटम के अंदर मैम हमें पता है न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है ना भाई। ये देखो बॉहर के अकॉर्डिंग ही मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि उसके बाद क्वांटाइजेशन आया था, क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी, तो दैट वाज अ डिफरेंट थ्योरी एंड दैट इज अभी तक सबसे ठीक थ्योरी। लेकिन हम कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए बोहर का यूज़ कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन देखो ये रिवॉल्व कर रहा है। तो बच्चे एक बात बताओ, जब इसका प्रोटॉन है और गाइज इसका क्या है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और इसके पास न्यूट्रॉन है, तो एक बात बताओ क्या प्रोटॉन के कारण, क्या बोला मैंने कि प्रोटॉन के कारण या न्यूट्रॉन के कारण ये आप अंदर ही न्यूक्लियस के अंदर मूवमेंट शो कर रहे होंगे, मोशन शो कर रहे होंगे, तो मैं क्या बोल दूं यहाँ पे भी एक काइनेटिक एनर्जी है। मैंने कहा इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में कोई फोर्सेस भी तो लग रहे होंगे, तो मैं बोल दूं, मैंने कहा ये लो कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। तो बच्चे अब मैंने क्या बोला, मैंने कहा इस काइनेटिक एनर्जी और इस पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं आपस में बोलूं, मिक्स करके बोलूं, तो अब मैंने इसको क्या नाम दे दिया गाइज, न्यूक्लियर एनर्जी। क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियर एनर्जी। और मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगी, UNE से। गॉट इट। चलिए आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो देखो भाई ये आ गई मेरी कौन सी, तीसरी एनर्जी। अब मैं आपको आगे की एनर्जीज की बात करूं, मैंने कहा एक बात बताओ, इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, ठीक है, लेकिन आपको पता है ये अगर न्यूक्लियस है तो भाई इलेक्ट्रॉन ये रहा, तो देखो इलेक्ट्रॉन भी तो मोशन में है, तो भाई इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण एक एनर्जी आएगी, दैट इज माई U इलेक्ट्रॉन। अच्छा मैम यही इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो U इलेक्ट्रॉन, ठीक है मैम, ये आ गई चौथी एनर्जी। बच्चे एक और एनर्जी बताती हूँ, क्या आपको पता है कि ये जो आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, कौन से, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं ना भाई, ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं इनके अंदर मास होता है, और मास होने के कारण बच्चे आपको पता है जिन जिन के पास मास है उनकी एक एनर्जी होती है, एनर्जी इज इक्वल टू mc²। तो बच्चे क्या है, यहाँ पे एक और एनर्जी आपको मिलेगी जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगी कैसे, Umc² से, एंड दिस इज योर फिफ्थ एनर्जी। तो भाई एक सिस्टम के अंदर बहुत सारी एनर्जीज, उसके अंदर ये सारी एनर्जीज मिला के क्या बोलोगे, इंटरनल एनर्जी। तो क्या मैं आपको ऐसे लिख के दिखाऊं ये वाली बात कि भाई जो इंटरनल एनर्जी आप U से दिखा रहे हो, तो दैट इज इक्वल टू U काइनेटिक एनर्जी प्लस U पोटेंशियल एनर्जी प्लस U इलेक्ट्रॉन प्लस U और क्या था, न्यूक्लियर एनर्जी प्लस Umc²। बच्चे अब मैं आपको एक बात बताऊं कि ये वाली जो तीन एनर्जी है ना, ये वाली जो तीन एनर्जी है गाइज, ये तीनों की तीनों एनर्जीज आप इनकी एब्सोल्यूट या एग्जैक्ट वैल्यूज कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप गाइज इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज या एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते हो, जिसके कारण जो आपका U है ना, आप इसको भी एग्जैक्ट या एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। समझ गए। तो मैम फिर इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, तो बच्चे देखो मैं सही में भी अगर आपको बताऊँ ना, इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर दूँ, लेकिन मेरे को काम भी नहीं है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू से। बिलीव मी गाइज, मेरा कोई काम नहीं है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू से। समझ में आती है आपको बात, मेरा कोई भी काम नहीं है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू से। तो मैम किससे आपका काम है, हम क्यों पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर, क्या फालतू में इतना सारा पढ़ लेंगे क्या, नहीं यार सुनो, क्वेश्चन आएगा पेपर में, ठीक है। और भाई हमें ना इसकी चेंज से मतलब है, चेंज इन U, यानी इंटरनल एनर्जी के चेंज से मुझे मतलब है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि इसकी एक्चुअल में एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है। गॉट इट माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए तो अब चेंज निकालेंगे। तो अब मैं आपको एक और मज़ेदार बात बताऊं कि भाई एक सेकेंड, की ये जो आपकी ये जो तीन एनर्जीज है ना, ये कांस्टेंट रहती है, इनमें कोई चेंज भी नहीं आता है। यानी कि मैम जो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो किसके कारण आएगा, वो आएगा सिर्फ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आने से। यानी कैन आई से कि जो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएगा बच्चे, दैट इज ड्यू टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बताओ समझ में आई कि नहीं, इतनी बात आ गई होगी है ना।
चलो भाई अभी आगे बढ़ते हैं। तो अब एक बात बताओ, मैं ना केस लेती हूँ, क्या ले रही हूँ मैं, केस ले रही हूँ। चलो तो भाई मेरा पहला केस कहता है क्या कि फॉर आइडियल गैस आप बात करो, किसके रिस्पेक्ट में बात करो, आइडियल गैस के रिस्पेक्ट में आप बात करो। तो गाइज आइडियल गैस लो, अपन ने ले लिया आइडियल गैस। तो आपको पता है कि अगर नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, मैं बता रही हूँ अभी कि भाई जो आइडियल गैस है ना, इनके अंदर नो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, कोई भी इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है। लेकिन रियल गैस के अंदर इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। सही बात, सही बात। चलो तो भाई यहाँ पे कोई भी इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है बच्चे। अब जब जब इंटरमोलिक्यूलर फोर्स नहीं होता है तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी एग्जिस्ट नहीं करती। यानी कि अगर पोटेंशियल एनर्जी ही नहीं है तो उसमें चेंज की क्यों बात करेंगे, तो चेंज भी जीरो होगा। तो इसका मतलब मैम आइडियल गैस के लिए क्या चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के? जी हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट, यस। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैंने कहा भाई जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो डिपेंड ही किस पे करती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। ओ माय गॉड गाइस, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्या है ये? टेम्परेचर डिपेंडेंट। या क्या मैं बोल दूं कि काइनेटिक एनर्जी बच्चे फंक्शन है किसका? टेम्परेचर का। बताओ इतना समझ गए? समझ गए। चलिए तो कैन आई से अगर काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन है तो भाई पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी कह रही हूँ, इंटरनल एनर्जी भी तो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होगा। एंड इसी तरीके से जो इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा वो भी तो टेम्परेचर का फंक्शन होगा। समझ गए इतनी कहानी? पक्का? यस। चलिए तो आई थिंक दिस इज योर इंटरनल एनर्जी दैट आई वांट टू मेक यू एक्सप्लेन। अभी आगे बढ़ते हैं। तो भाई एक चीज और पढ़ो, देखो बच्चे जो इंटरनल एनर्जी होता है, क्या बोल रही हूँ, जो इंटरनल एनर्जी होता है गाइज, ये जो इंटरनल एनर्जी है ना, इट इज अ फंक्शन ऑफ सब्सटेंस, कि आपने क्या सब्सटेंस लिया है। अगर सब्सटेंस बदल दोगे तो इंटरनल एनर्जी भी बदल जाती है ना। जैसे भाई आपने CO2 गैस की इंटरनल एनर्जी निकालने का कोशिश किया और एक तरफ H2 गैस का, तो इंटरनल एनर्जी अलग अलग आएगी। तो सब्सटेंस पर डिपेंड करेगी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, है ना। इन तीन चीजों पर, इन चार चीजों पर इंटरनल एनर्जी डिपेंड करेगी। उसके अलावा बच्चे इट कैन डिपेंड अपॉन, और बताओ और किस पे कर सकती है? तो आप बोलोगे मैम प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स ले लो, इन पे भी करेगी, ठीक है। और बताओ और क्या कर सकते हो? सब्सटेंस, you can take pressure, temperature, वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम ले लो, देखो ऐसे ले लो, वॉल्यूम, मोल्स एंड टेम्परेचर, है ना। तो भाई इन पर इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है। या तो एक कॉम्बिनेशन ये बनाया मैंने, इस पे डिपेंड करेगा, या एक कॉम्बिनेशन इस पे करेगा, या एक कॉम्बिनेशन इस पे करेगा। ऐसे आप और भी एक कॉम्बिनेशन और बनेगा, उस पे भी डिपेंड हो सकता है, आप बना के देखना, ठीक है। PTN बना है, PTN, हाँ। तो वो जो हाँ, तो बच्चे जो एक और कॉम्बिनेशन मैंने बोला है दैट इज योर सब्सटेंस, P, T और N, ठीक है। इन सब पर इंटरनल एनर्जी डिपेंड करेगी। अब मैंने आपको बोला, मैंने कहा यार एक बात सुनो, आई एम टेलिंग यू वन थिंग। क्या मैंने बोला कि लेट्स कंसीडर, ऐसा एज्यूम कर लो या हम एक कंडीशन क्रिएट करते हैं कि देयर इज नो केमिकल एंड फेस चेंज। गाइस कोई भी केमिकल और फेस चेंज नहीं हो रहा है, और द रिएक्शन और जो भी प्रोसेस हो रहा है दैट इज हैपनिंग इन द क्लोज्ड कंटेनर। किसमें? क्लोज्ड कंटेनर। किसमें हो रहा है? क्लोज्ड कंटेनर। तो बच्चे एक बात बताओ, अगर कोई भी केमिकल चेंज नहीं है, अगर कोई भी केमिकल चेंज नहीं है, तो बच्चे जो सब्सटेंस है वो मेरा कैसा रहेगा? कांस्टेंट। सब्सटेंस भी नहीं बदलेगा जब केमिकल चेंज ही नहीं है ना। सपोज आपने H2 गैस ली तो कोई केमिकल चेंज ही नहीं है, तो सब H2 गैस ही रहेगी थ्रू आउट द प्रोसेस, राइट। हाँ, अब आपने क्या ले लिया गाइस बच्चे? आपने ले लिया क्लोज्ड कंटेनर। भाई क्लोज्ड कंटेनर यानी कि रिएक्शन हो रही है तो मोल्स कांस्टेंट रहेंगे, यानी N क्या रहेंगे बच्चे? N विल बी कांस्टेंट। अगर आपने ये दो कंडीशन ले ली, है ना,
हाँ, आपने क्या ले ली, ये दो कंडीशन ले ली। अब एक सेकंड रुक जाओ, लेट मी कॉपी एंड पेस्ट। ये क्या हो गया, इतना सा कैसे पेस्ट हुआ है, PVN PTN, ये क्या है भाई, फंक्शन सब्सटेंस, ठीक है, PTN, ठीक है। चलो भाई, तो हमने ये ले लिया। अब हमने कोई भी फेस चेंज या फिर कोई भी हमने केमिकल चेंज या और क्लोज कंटेनर है, तो एक बात बताओ, क्या सब्सटेंस और मोल ये तो कांस्टेंट रहेंगे? तो कहना है से, अगर मैं इन तीनों को देखूं तो भाई कहना है से कि जो U है दैट इज अ फंक्शन ऑफ VT और U इज अ फंक्शन ऑफ PV और वी कैन से U इज अ फंक्शन ऑफ PT, राइट? पता चल गया? हाँ भाई, अब यहाँ से पता चला, अगर आपने कंडीशन ये ली है, ये ऊपर वाली जहाँ मैंने स्टार बनाया है, तो एक इंटरनल एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है इन तीनों चीजों पे भी। गाइस, अब जो मेरा यूज होता है ना इस चैप्टर में, हम VT को ज्यादा यूज करते हैं। देखो कैसे, मैं आपको दिखाऊं। मैंने कहा यार, मैंने बोला जो U है दैट इज अ फंक्शन ऑफ V एंड T। तो एक बात बताओ, तो कहना है राइट इट लाइक कि U बराबर या चेंज इन U मुझे निकालना है, तो आप इनको डिफ्रेंशिएट कर दो। पता है ना, जब A B का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन के मेथड से करते हैं, ये आपने पढ़ लिया होगा मैथ्स में। चलिए, तो अगर चेंज इन U निकालना है तो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ U विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन V बाय कीपिंग T कांस्टेंट डॉट dV प्लस, फिर कैसे करते हो जल्दी बताओ, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन, एक बार आपने T को कांस्टेंट रखा, एक बार V को कांस्टेंट रखो, यानी चेंज इन U विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन T एट कांस्टेंट वॉल्यूम डॉट dt। तो बच्चे ये आपको आता होगा भाई, मैथ्स वाले बच्चे हैं, और जो बायो वाले बच्चे हैं जिनको नहीं आता तो उनको मैंने आपको समझा दिया कि कैसे ये क्या होता है ना, जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं किसका, A B का प्रोडक्ट का, तो इसी तरीके से ये करवाया जाता है। ठीक है, वैसे बायो वाले बच्चों के लिए यार ये इतना यूजफुल नहीं है ना, आप इसको इतना देखो कि जो U है वो फंक्शन किसका है, VT का। चलिए अभी आगे देखो, नेक्स्ट वी हैव कि भाई एक बात बताओ, मैंने बोल दिया कि आई एम पुटिंग अ कंडीशन विच इज कि लेट्स टेक इट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हमने इसको किस पे ले रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे मैं इसको कंसीडर कर रही हूँ। तो भाई कांस्टेंट वॉल्यूम पे लेने से, अब एक बात बताओ, जो मेरा C है वो क्या हो जाएगा, CV, Q क्या हो जाएगा, QV। अब एक बात बताओ, क्या Q अपॉन DT बच्चे ये किसके बराबर होता है, CV के, ये पढ़ा है ना आपने? हाँ। अब एक भाई देखो, अभी आगे ना, अभी इसी क्लास में मैं आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ाऊंगी, तो वहां से मुझे पता चला क्या कि du बराबर होता है Q प्लस W के। अभी बस देख लो कि हाँ मैम ने बोला है तो होता है, अभी मैं आपको आज ही ये एक्सप्लेन भी कर दूंगी इसी लेक्चर में। तो गाइज एक बात बताओ, वर्क डन क्या होता है, माइनस PdV। भाई अगर आपने वॉल्यूम ही कांस्टेंट ले लिया तो dV भी तो जीरो हो जाएगा, तो क्या वर्क आपका जीरो हो जाएगा, बिल्कुल मैम वर्क हो जाएगा जीरो। तो इसका मतलब मैम ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो du बराबर किसके आ गया, QV के, है ना, QV लिख लो। सही बात, बताओ इतनी कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलिए अभी मैं आपको आगे की अगर बात बताऊं तो आगे देखो। अब एक बात बताओ, क्या इस वाले फॉर्मूले में मैं ये पुट कर सकती हूँ, QV की जगह कैन आई पुट du, रख दो मैम, तो क्या आएगा, du अपॉन में dt बराबर CV। तो गाइज एक फॉर्मूला आपका ये बन गया। अब क्या करो, अब आप इस पूरे पार्ट को कॉपी कर लो, है ना, और अगली स्लाइड पे इसे ले चलो और देखो कि अभी हमने क्या निकाला। हमने निकाला कि du बाई dt बराबर आ गया CV के, du बाई dt बराबर आ गया CV के। यानी एक बार बताओ, क्या du बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम ही तो बात कर रहे थे, तो क्या मैं इसको रख दूं CV? तो कैन आई राइट इट, du बराबर डेल u अपॉन डेल v एट कांस्टेंट टेम्परेचर dv प्लस में CV dt। बच्चे अब ध्यान से सुनो, एक आपका फॉर्मूला निकल के आया ये। अब ये जो फॉर्मूलेज हैं कौन से, एक ये वाला और ये वाला, इनको आप तभी यूज करोगे जब ना तो कोई केमिकल चेंज है और ना ही कोई फेस चेंज है और ना ही कोई, और टेम्परेचर और जो कंटेनर है भाई वो क्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है, क्लोज्ड कंटेनर। चलो अब
क्लोज्ड कंटेनर होना चाहिए, फेस चेंज नहीं होना चाहिए, केमिकल चेंज नहीं होना चाहिए इन फॉर्मूलेस को यूज करने के लिए। अच्छा, अब पता है कुछ बच्चों के मन में एक डाउट आता है, आएगा कि मैम देखो आपने बोला कि यहाँ पर चेंज इन, आपने बोला कि चेंज, एक सेकेंड, आपने बोला कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वी एट बाय कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, प्लस अभी आपने यहाँ पे बोल दिया टेम्परेचर कांस्टेंट, अब आप यहाँ पे बोल रहे हो ऐड कर दो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर। आपने तो यहाँ कांस्टेंट कर लिया था, यहाँ पे चेंज की कैसे बात आ गई? हाँ, और यहाँ पे तो वॉल्यूम में चेंज था, फिर यहाँ पे आपने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया। अगर यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया तो dv जीरो आना चाहिए, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो dt जीरो आना चाहिए, लेकिन आपने तो ऐसा कुछ भी नहीं समझाया। बच्चे अब ध्यान से सुनो, ये एक बहुत बेसिक कंफ्यूजन है जो बहुत बच्चों को आता है। ध्यान से सुनो भाई कि यहाँ पे ना देखो ये वाला जो डेटा है मैंने अलग से किसी और कंटेनर में निकाला करके टेम्परेचर कांस्टेंट करके, और ये वाला डेटा कांस्टेंट वॉल्यूम पे अलग कंटेनर में निकाला, फिर मैंने दोनों डेटा को मिक्स कर दिया। तो इसका मतलब मैम ये वाला, और क्योंकि ये वाला जो आपका फॉर्मूला है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? इससे। तो इसका मतलब मैम कि ये और ये दोनों फॉर्मूले हम आप कभी भी यूज कर लो, चाहे टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट हो या ना हो, ठीक है। तो कैसे लिखूं उसको? यू कैन यूज दिस फॉर्मूला व्हेन टेम्परेचर और वॉल्यूम इज कांस्टेंट और नॉट, ठीक है। चलो अब एक बात और बताती हूँ, देखो हमने एक प्रीवियस क्लासेस में एक फॉर्मूला और पढ़ा था, दैट वाज कि Q बराबर आता है NCV dt, है ना। तो आप देखोगे कि मैम देखो ये जो फॉर्मूला है ना, यहाँ पे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात हो रही है। जी हाँ, तो बच्चे इस फॉर्मूला को आप तभी यूज करोगे व्हेन देयर इज कांस्टेंट वॉल्यूम मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, ठीक है। इसको हम तभी यूज करेंगे कब? जब कांस्टेंट वॉल्यूम क्वेश्चन में मेंशन होगा। समझ गए बात? समझ गए बात। चलो अभी केसेस में मैं आपको ना कुछ केसेस पढ़ाती हूँ इसके। बच्चे एक बात बताओ, हमारा जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है दैट वाज व्हाट? du बराबर क्या था बताओ? डेल यू वी टेम्परेचर dv प्लस में क्या था? cv dt। ये हमारा फॉर्मूला आया है। अब अगर मैं बात करूं आइडियल गैस के रिस्पेक्ट में, है ना, हाँ, तो आइडियल गैस की स्टूडेंट्स इफ यू टॉक इन टर्म्स ऑफ आइडियल गैस, तो भाई आइडियल गैस के रिस्पेक्ट में जो u है वो फंक्शन होता है टेम्परेचर का। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो u भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो कोई बदलाव ही नहीं आएगा u में। तो एक बात बताओ, ये क्या बोलता है? ये बोलता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो बच्चे ये पूरी की पूरी जो टर्म है ना ये जीरो हो जाएगी, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो टेम्परेचर कांस्टेंट करने पर, कब की बात बता रही हूँ? अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट कर दे रहे हो तो फिर ये पूरी की पूरी टर्म आपकी क्या हो जाएगी? जीरो। तो इस तरीके से आप देखोगे du बराबर आ जाएगा cv dt, या और बोल दो ये 1 मोल की बात कर रहे हैं। अगर आप n मोल्स की बात करोगे तो n मोल्स के केस में क्या आ जाएगा? du बराबर ncv dt। तो ये फॉर्मूला आया। अब बच्चे ये फॉर्मूला कहाँ से निकल के आया ये भी ध्यान रखो। ये आपका इसका जो पेरेंट है वो इस फॉर्मूले का कौन है? पेरेंट, ये वाला फॉर्मूला। और ये वाला फॉर्मूला आप कब लगा सकते हो? चाहे कांस्टेंट वॉल्यूम हो, कांस्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर हो या ना हो, तो इस वाले फॉर्मूले को भी आप कभी भी लगा दो। बहुत बच्चों के मन में डाउट आता है कि मैम देखो यहाँ पे v है, कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रही है, तो इस फॉर्मूले को आप तभी लगाओगे जब कांस्टेंट वॉल्यूम होना चाहिए तब। ऐसा नहीं है भाई, ये बहुत बड़ा गंदा डाउट होता है। मैं इसको लिख देती हूँ कि यू कैन यूज दिस फॉर्मूला when there is constant volume or not, ठीक है भाई। चलो अब देखो जो Q का फॉर्मूला आया था, जो मैंने आपको Q वाला फॉर्मूला बताया था, Q बराबर NCV dt, वो भी इसी की तरह दिखता है, लेकिन आप इसको तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही लगाओगे। ध्यान रखना, ये बहुत गंदे कंफ्यूजन आते हैं जिसकी वजह से थर्मो के क्वेश्चन आप गलत करके आते हो, और जब देखते हो ना, चेक करते हो, तब पता चलता है अरे यार ये तो ऐसे होना था, शिट यार ये तो ऐसे होना था।
समझ में आ गई? चलो तो भाई देखो, आपको पता है ना कि हमें जो चीज़ें बड़ी अच्छी लग जाती है ना, या फिर आपकी मैम को जो चीज़ अच्छी लग जाती है ना, हम उसको अपना दिल दे देते हैं। तो भाई चलो इसको ना दिल दे दो, बड़ी शानदार बात है जो अभी मैंने आपके सामने डिस्कस की है, ठीक है ना, कि ये क्या फॉर्मूलेज है याद भी होने चाहिए और इनका यूज क्या है, ठीक है भाई, कब यूज करना है, यूज केस भी पता होना चाहिए कि कब यूज करना है, ये नहीं कि उठाया वो और लगा दिया कोई भी फॉर्मूला, पहले देखोगे कि ये एप्लीकेबल है कि यहाँ पे कि नहीं है, ठीक है। चलिए चलो गाइस, ये भी मैंने आपको बता दिया। अभी दूसरा केस देखो, दूसरा केस आता है केस 2। बच्चे ये आता है किसके केस में, रियल गैस के रिस्पेक्ट में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, रियल गैस का अगर मैं बताऊं तो जो इंटरनल एनर्जी आपको पता है ना कि वो जब काइनेटिक एनर्जी में बदलाव आए और पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव आए तो इंटरनल एनर्जी आप कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। लेकिन आइडियल के केस में मैंने आपको बताया पोटेंशियल मतलब नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, तो देयर इज अ नो डिस्कशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बट बच्चे यहाँ पे अभी क्या होगा, रियल गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं। क्या है, रियल गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, अरे यार मॉलिक्यूलर, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, यस दीज आर देयर, दे एग्जिस्ट। तो अगर आपने बच्चे टेम्परेचर कांस्टेंट ले भी लिया, है ना, अगर आपने टेम्परेचर कांस्टेंट ले भी लिया, तो चलो हमने बोल दिया कि इस इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर कांस्टेंट ले भी लिया, तो चलो इंटरनल एनर्जी में इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से कोई चेंज ना भी आए, तो हमने जीरो भी मान लिया, लेकिन फिर भी पोटेंशियल एनर्जी तो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है ना, तो यहाँ पर अभी भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा। तो बच्चे जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा, अब वो फॉर्मूला बताओ, हमने अभी फॉर्मूला क्या निकाला। तो आप बोलोगे मैम डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डी प्लस में सी वी डी टी। बच्चे रियल गैस के रिस्पेक्ट में हम क्या करते थे, इस पूरी वैल्यू को जीरो कर देते थे, लेकिन अभी जीरो नहीं होगी, यही इसी फॉर्मूले में आप सारी वैल्यूज पुट करोगे एंड यहीं से आपका रियल गैस के लिए डी यू की वैल्यू निकलेगी। गॉट इट बच्चे, ये वाली बात आइडियल गैस तक याद रखो, रियल गैस वाली जो बातें हैं वो आपका जेई एडवांस में है ना, नीट में भी नहीं है और जेई मेंस में भी नहीं आता है। चलिए अभी मैं आपको अगर बताऊं केस 3 की बात कर लेते हैं, किसकी, केस 3 की। तो भाई केस 3 आई एम जस्ट टेलिंग यू विद रिस्पेक्ट टू अगर सॉलिड और लिक्विड आ जाता है। बच्चे अगर आप सॉलिड और लिक्विड ले लेते हो तो पता है सॉलिड और लिक्विड के केसेस में अपन क्या करते हैं, आपको मैंने बताया था ना सीपी बराबर सीवी होता है, ठीक है। अभी फिलहाल एक बात और ध्यान रखो, ये तो मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ, एक चीज और ध्यान रखो कि सॉलिड और लिक्विड में किसी भी प्रॉपर्टी में जो चेंज आता है ना माय डियर स्टूडेंट्स, वो नेग्लिजिबल चेंज आता है, नेग्लिजिबल चेंज इन एनी प्रॉपर्टी मतलब बताओ क्या है, मैंने आपको समझाया था ना, प्रॉपर्टी वॉल्यूम प्रेशर ये सब प्रॉपर्टीज हैं सिस्टम की। तो भाई सपोज कि वॉल्यूम की बात करें तो डीवी क्या हो जाएगा, जीरो, है ना, चेंज क्या है, नेग्लिजिबल, यहाँ पे वी क्या लिया है, वॉल्यूम। इसी तरीके से पी प्रेशर है तो डीपी क्या हो जाएगा, जीरो। तो गाइस एक बात बताओ, तो डेल यू का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा, डेल यू अपॉन, यार एक सेकेंड, डी यू बराबर क्या पढ़ा, डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर ड्रॉ डी वी प्लस में सी वी डी टी। अब एक बात मुझे बता दो, अगर गाइज यहाँ पे आपने डीवी ही जीरो ले लिया, किसके केस में, सॉलिड और लिक्विड के केस में जीरो आ गया, तो क्या ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये क्या माय डियर स्टूडेंट्स पूरी की पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, हो जाएगी। तो एक बार बताओ क्या डी यू बराबर आएगा सी वी डी टी के लिए, ये तो बात की आपने एक मोल के लिए, लेकिन मैं एन मोल के लिए बात करूँ तो क्या हो जाएगा, एन सी वी डी टी, ये कितने मोल्स के लिए, एन मोल्स के लिए आपने बात की है, ठीक है। तो ये कुछ केसेस हैं जो प्लीज यार ध्यान रखना, है ना। चलो आई होप यू अंडरस्टैंड इट, प्लीज फॉर्मूलेज फोकस करना कि कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। डेरिवेशन पार्ट आप भूल सकते हो, बट मैं ना अगर मैं आपको डायरेक्ट बता देती ना ये फॉर्मूला इसको तब यूज करना, फॉर्मूला और कंडीशन डायरेक्ट बता दूँ ना तो आपको लगेगा यार मैम ने तो रटवा दिया, मैम ने तो कुछ समझाया ही नहीं। तो और पता है आई कैन रिलेट यू विद माई सेल्फ, मतलब मेरे टीचर मुझे भी ऐसे बता देते ना भाई, मेरे को तो उस टीचर पे ना ऐसा गुस्सा आता था कि ऐसे बता कैसे दिया, ये फॉर्मूला आया कैसे और क्यों ये कंडीशन है, ठीक है। तो आई नो आई कैन अंडरस्टैंड वेरी, मतलब आई कैन रिलेट यू विद माई सेल्फ कि भाई वी आर अ साइंस स्टूडेंट, हमें हर चीज़ का प्रूफ चाहिए होता है, तो मैं आपको प्रूफ तो दे रही हूँ, है ना, आपको फील आया होगा चीज़ों का, लेकिन बच्चे अब इस फील को ही नहीं प्रैक्टिस करना, कॉपियों में डेरिवेशन मत प्रैक्टिस करने लग जाना, मेन जो फॉर्मूलाज हैं उनको अपने शॉर्ट नोट्स में नोट कर लो विद कंडीशन, ठीक है।
चलो अभी आगे मैं आपको और बताती हूँ। सपोज एक चीज का ध्यान रखो कि ये ना मेरे पास 2 कंटेनर मैंने ले लिए ये। अब यहाँ पे क्या हुआ कि सपोज एक मेरी पिस्टन ना मैंने यहाँ पे लगाई हुई है, ये मेरी इनिशियल स्टेट है सिस्टम की। सपोज मैंने इस इनिशियल स्टेट को बोल दिया x। उसके बाद बच्चे मैंने क्या किया, ये सिस्टम ना एक्सपेंड किया, मतलब सिस्टम ने काम किया, इसने वर्क किया। तो सपोज ये बाद में जो पिस्टन है ना ये आ गई इस स्टेट पे, ये है इसकी फाइनल स्टेट, मैंने इसको बोल दिया y। क्लियर है? हाँ। सपोज कि यहाँ पर देखो इंटरनल एनर्जी एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये बिल्कुल सच बात है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए एज्यूम कर रही हूँ कि आप ऐसे ले लो कि इसकी इनिशियल इंटरनल एनर्जी है 30 और इसकी फाइनल इंटरनल एनर्जी कितनी है 70 यूनिट्स, है ना, जूल्स में आएगी एनर्जी है। तो अब ध्यान से सुनना, मैंने कहा एक काम करो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालो। चेंज कैसे निकालते हैं? हमेशा फाइनल में से इनिशियल माइनस करते हैं। यानी आप कहोगे मैम यू फाइनल में से यू इनिशियल कर दो, तो मैम देखो क्या आएगा, डेल यू आएगा, यू फाइनल है 70, यू इनिशियल है 30, तो मैम ये कितना आ जाएगा 40 जूल। राइट। तो बच्चे आपने देखा कि यहाँ पे अभी इंटरनल एनर्जी क्या आई है, पॉजिटिव आई है। उसके बाद स्टूडेंट्स अब क्या हुआ, अब मेरा मन हुआ कि ये वाला जो मेरा ये सिस्टम था, यहाँ पे जो भी पहले मेरी y पे आ गई ना, अब y पे आ गई ना पिस्टन, अब मुझे y से दोबारा x पे लेके जानी है। ठीक है, चलो मतलब ये पिस्टन y पे है, देखो है ना। अब ये है क्या, y स्टेट। अब y क्या हो गई, इसकी इनिशियल स्टेट। तो इनिशियल पे इंटरनल एनर्जी कितनी है 70। अब मेरे को इसको किस पे लेके जाना है, x पे लेके जाना है। यानी ये अब क्या हो गई, यहाँ पे फाइनल स्टेट और इंटरनल एनर्जी क्या आ गई 30। अब मैंने कहा एक काम करो यार, अब यहाँ पे चेंज निकालो इंटरनल एनर्जी का। तो आप कहोगे मैम दैट इज ऑलवेज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल कितना है माय डियर स्टूडेंट्स 30 और इनिशियल कितना है गाइस 70। तो आप देखोगे कितना आ गया -40 जूल, -40 जूल। तो बच्चे अब ध्यान से सुनो, डिड यू ऑब्जर्व कि यहाँ पे एक जगह तो प्लस आया है ना, एक जगह चेंज पॉजिटिव आया है और एक जगह चेंज आया है नेगेटिव, है ना। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चेंज का, वो आप समझ ही गए, है ना। तो भाई चलो ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखो कि पॉजिटिव चेंज का मतलब है कि मैम इंटरनल एनर्जी अभी 40 से इंक्रीज हो गई है, और माइनस का मतलब है यहाँ पर कि इंटरनल एनर्जी 40 से घट गई है। यहाँ पे 40 से बढ़ गई थी और यहाँ पे 40 से घट गई है, यहाँ पे बढ़ गई और यहाँ पे घट गई। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब मैं आपको एक बात और बताऊं, तो भाई ये इनिशियल और फाइनल इंटरनल एनर्जी का ध्यान रखना। और देखो इंटरनल एनर्जी क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, तो चेंज भी उसका जो चेंज का जो मैग्नीट्यूड है ना, देखो दैट इज ऑल्सो सेम। तो यहाँ से प्रूफ भी हो गया कि इंटरनल एनर्जी एक आपका स्टेट फंक्शन है ना, उसके मैग्नीट्यूड से प्रूफ हो गया कि वो एक स्टेट फंक्शन है, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। चलिए तो ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया है। अभी आगे आते हैं किस पे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे। तो बच्चे क्या है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, सपोज मैंने ना एक आपका ये इस तरीके से क्या लिया है, बीकर लिया है, ठीक है, पिस्टन लगा दो, पिस्टन हमारी फिक्स है ऑरेंज कलर की। भाई मैंने बोल दिया, मैंने कहा ये सिस्टम है बीकर के साथ पिस्टन और अंदर लगी है क्या कौन है अंदर, गैस है। मैंने बोला, मैंने कहा अभी इस सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो है यू आई, इनिशियल इंटरनल एनर्जी। यू आई क्या है बच्चे, इनिशियल इंटरनल एनर्जी, इनिशियल इंटरनल एनर्जी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, यस। अब मैंने आपको क्या बोल दिया, हाँ अब मैंने आपको बोला, मैंने कहा यार मैंने ना इसके ऊपर से देखो कुछ वर्क किया, सिस्टम पे प्रेशर लगाया, वर्क किया, फोर्स लगाया, और मैंने बाहर से इसको कुछ हीट भी दी, तो अब कुछ इंटरनल एनर्जी पड़ जाएगी। तो मैंने कहा बताओ फाइनल इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, ये क्या है आपकी फाइनल इंटरनल एनर्जी, फाइनल इंटरनल एनर्जी। तो बच्चे यू फाइनल कैसे निकालोगे, इनिशियल इंटरनल एनर्जी प्लस डब्ल्यू प्लस क्यू। अब एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ, मैंने कहा यहाँ से यू फाइनल माइनस यू इनिशियल आ गया, डब्ल्यू
एक सेकेंड, Q प्लस W, तो क्या मैं इसको लिख लूँ कलेक्टिवली, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल यू विच इज इक्वल टू Q प्लस W। बस स्टूडेंट्स यही क्या है आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी विच इज Q प्लस W। यही क्या है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये भी कहता है कि आप एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है ना। तो यहाँ पे देखोगे ना कांस्टेंट ही तो है, जो चेंज आया एनर्जी में वो किसके बराबर है? Q प्लस W के। क्लियर है ना? चलिए अभी भाई आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, तो बच्चे नेक्स्ट वी हैव दीज क्वेश्चंस जो जेई मेन में आए थे, तो सॉल्व करते हैं। कहता है कि एक गैस है ए अंडरगोज, कहता है कि गैस है ए अंडरगोज चेंज फ्रॉम स्टेट एक्स टू स्टेट वाई। ठीक है, इन दिस प्रोसेस द हीट एब्जॉर्ब्ड एंड वर्क डन बाय द गैस इज 10 जूल। यानी कि उसने क्या कहा कि भाई एक प्रोसेस है, ये पहले एक्स स्टेट में था, पिस्टन तो हम ऑरेंज ही बनाते हैं, ऑरेंज ही बना देते हैं, एक्स स्टेट में था, उसके बाद ये गैस वाई स्टेट में गई, और यहाँ पर क्या हुआ कि हीट एब्जॉर्ब हुई है। यानी स्टूडेंट्स जब जब बच्चे हीट एब्जॉर्ब होती है ना, तो अपन क्या बोलते हैं क्यू को क्या लेते हैं? पॉजिटिव, और नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं वर्क डन बाय द गैस, यानी कि गैस ने वर्क किया है, तो वर्क क्या आ जाएगा? नेगेटिव। अब देखो हीट तो है 10, वर्क है 18, तो 10 और 18 जूल्स। क्लियर है? हाँ। तो अब वो बोलता है अब नाउ गैस इज ब्रॉट बैक टू स्टेट एक्स बाय अनदर प्रोसेस। अब आपने क्या किया? फिर से आपने क्या किया? बीकर तो यही था, अब इसी गैस को, ये जो पहले आपने वाई स्टेट में लेके गए थे ना पिस्टन को एक्सपेंड करके, अब आप इसको वापस से एक्स में ला रहे हो। तो बच्चे इस समय पर उसने बोला कि हीट इवॉल्व हुई है सिस्टम से, यानी कि सिस्टम ने अभी हीट दी है आपको, और जब जब हीट इवॉल्व होती है तो हमने साइन कन्वेंशन बनाया है -6 जूल। गॉट इट माय डियर स्टूडेंट्स? यस। उसके बाद बोलता है कि इन द रिवर्स प्रोसेस ऑफ y टू x, ठीक है, यानी y से x जाने पे इस रिवर्स प्रोसेस के दौरान कितना वर्क लगा। तो बच्चे एक बात बताओ, क्या मैं एक काम करूं? लेट्स डू वन थिंग कि भाई मैंने क्या किया, मैंने देखो आपको पता है ना, इस डेटा की हेल्प से कहना है कैलकुलेट डेल यू बराबर Q प्लस W। तो डेल यू क्या हो जाएगा? Q कितना है? 10 माइनस 18, तो भाई डेल यू क्या आ जाएगा? -8 जूल। तो बच्चे माइनस का क्या मतलब है जल्दी बताओ? माइनस का मतलब है कि सिस्टम से 8 जूल की एनर्जी का डिक्रीमेंट आया हुआ। हाँ, तो एक बात बताओ, अगर नीचे से ऊपर जाने में, ये तो तब की इंटरनल एनर्जी है ना जब आप नीचे से x से y में गए हो, x से y में गए हो, तो 8 का डिक्रीमेंट आया है। और इंटरनल एनर्जी तो एक स्टेट फंक्शन होती है, यानी कि जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो मैग्नीट्यूड तो 8 ही रहेगा, लेकिन साइन क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, है ना। तो साइन क्या हो जाएगा? ये तो आया है किसके रिस्पेक्ट में? जब आप x से y गए हो, लेकिन बच्चे जब आप y से x आ रहे हो तो डेल यू तो +8 जूल हो जाएगी। यही तो भी मैंने बात बताई थी आपको, इसका ये एप्लीकेशन है। देखो अब एक बात बताओ, हमें वर्क निकालना है y टू x के लिए, तो डेल यू बराबर Q प्लस W, तो वर्क बराबर क्या आएगा? डेल यू माइनस Q, तो Q क्या, डेल यू क्या आ गया बताओ? 8 जूल, और Q कितना आ गया? Q दिया है ना, देखो 6 -6, तो -6, तो बच्चे ये आ गया क्या? 14 जूल। तो 14 जूल ऑफ द वर्क इज डन ऑन द गैस ए बाय द सराउंडिंग। ये काम किसने किया है? किसने किया है जल्दी बताओ? सराउंडिंग ने काम किया है ना। ऊपर से जब हम प्रेशर लगाएंगे तभी तो ये वापस से आएगी यहाँ पे y से x में। गॉट इट? यस। चलिए, तो बच्चे मेरा आंसर क्या है? 4। चलो चेक करते हैं। तो गाइज योर आंसर इज 4। गॉट इट? यस। चलिए, नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है ये भी 2026 में आया था। कहता है एक कप ऑफ वाटर आपने लिया है। चलो भाई अपना कप ले आओ। ये रहा क्या? मेरा कप ऑफ वाटर। क्या ले लिया बच्चे मैंने? ये मेरा कप ऑफ वाटर। अब इसमें मैंने क्या रख दिया? ये रहा मेरा पानी। बोलता है कि आपने इस कप ऑफ वाटर को माइक्रोवेव ओवन में रख दिया। तो लो, मैंने इसको रख दिया कहाँ पर? माइक्रोवेव ओवन में मैंने पुट कर दिया। बोलता है द ओवन इज टर्न्ड ऑन फॉर 1 मिनट के लिए आपने ओवन ऑन किया, और तो बताओ फिर वाटर क्या है? बॉईल होना शुरू हो गया। वाटर क्या हो गया अगर बच्चे? बॉईल होना शुरू हो गया। अब इसमें कौन सा ऑप्शन ट्रू है? तो एक बात बताओ
वाटर बॉईल होना शुरू हुआ। पहली बात तो ये कि बाहर से इसको क्या मिल रही है, हीट मिल रही है। यानी कि अगर मेरा सिस्टम कौन है, ये कप है बच्चे, जो मेरा सिस्टम है दैट इज दिस कप ऑफ वाटर इज माय सिस्टम। तो बाहर से अगर हीट मिलेगी तो क्यू तो मेरी क्या हो जाएगी, जल्दी बताओ, क्यू तो हो गई पॉजिटिव, है ना। हाँ। अच्छा, उसने ना 5 डिग्री सेल्सियस पे बात की है, तो एक बात बताओ, 5 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर होगा वो तो लिक्विड में होगा ना, फिर आपने उसको हीट किया, हीट किया, हीट किया, जब आपने उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ाया तो भाई वो फिर बना होगा H2 गैस में, है ना। H2 गैस में, सपोज 100 डिग्री सेल्सियस तक आपने इसको हीट कर दिया तो H2O गैस में बन गया, है ना। चलो पहले तो यार ये H2O लिक्विड में ही रहा होगा, उसके बाद इक्विलिब्रियम पे जाकर टेम्परेचर सेम रहेगा लेकिन फेस चेंज हो जाएगा H2 गैस में। तो फाइनली 5 डिग्री सेल्सियस से कहाँ जा रहा है, लिक्विड से गैस में ये चले जा रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड से गैस में एक्सपेंशन हो रहा है, और एक्सपेंशन हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी, अगर मैं बात करूँ इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो गैस की ज़्यादा होगी ना, लिक्विड से एनर्जी गैस के मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा होगी ना, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा फोर्सेस लगेंगे। भाई गैस का मूवमेंट होता है ऐसे 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 दौड़ने वाला, लिक्विड थोड़े शांत होते हैं, तो जितनी बार टकराएंगे उतनी बार ही फोर्सेस जनरेट होंगे। तो भाई गैस की इंटरनल एनर्जी में चेंज भी ज़्यादा आएगा लिक्विड से। तो इसी तरीके से वर्क क्या होगा, सॉरी, इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंटरनल एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी मेरी। तो Q तो देखो पॉजिटिव होगा, तो इन तीनों में से कोई एक आंसर जाएगा, इसे तो काट दो। उसके बाद वर्क की अगर बात करेंगे तो अभी रुको, वर्क को छोड़ो, इंटरनल एनर्जी की बात कर लो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यार एक सेकेंड, ये क्या कर दिया, एक सेकेंड, देखो Q क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो इनमें से कोई एक आंसर जाएगा। अब डेल यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, है ना। गैस की इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है लिक्विड से, और तो भाई ये इसमें नेगेटिव है, इसे काट दो, इसे तो काट ही दिया था, और इसमें भी नेगेटिव है, तो आंसर तो सेकंड है। अच्छा, वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव, क्यों, क्योंकि सिस्टम एक्सपेंड कर रहा है ना। पहले तो भाई ये लिक्विड था ना, ये देखो लिक्विड था ना, अभी ये किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया, सिस्टम एक्सपेंड कर रहा है। तो जब जब सिस्टम एक्सपेंड करता है, तो जब जब सिस्टम का एक्सपेंशन होता है तो उस समय पे वर्क क्या हो जाता है आपका, अरे 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 क्या हो गया, वर्क क्या हो जाता है गाइस, नेगेटिव। ठीक है, चलो चेक करो, आंसर है सेकंड, यस, सो माय आंसर इज सेकंड वन। चलिए, नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मोलर हीट कैपेसिटीज एट 298 एंड 1 बार प्रेशर, यानी मोलर हीट कैपेसिटी सीपी की बात कर रहा है। मैम पी कांस्टेंट प्रेशर की कैसे बात चली, देखो 1 बार इज योर कांस्टेंट प्रेशर। तो मैंने अभी आपको लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बात बताई थी कि भाई लिक्विड की मोलर हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है सॉलिड से, और उसकी ज़्यादा होती है गैस से। तो देखना, ब्रोमीन लिक्विड, कॉपर सॉलिड, हीलियम गैस। तो देखो बच्चे, डायरेक्ट सवाल आता है, और ये कब आया है, ये भी शायद 2026 का क्वेश्चन है जेई का। तो अब देखोगे बिल्कुल डायरेक्ट सवाल है, इतना भी याद रह गया ना तो सवाल अटकेगा नहीं, आपके सारे सवाल बन जाएंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चलिए चेक करते हैं आंसर। तो गाइज योर आंसर इज व्हाट, योर आंसर इज सेकंड वन, ब्रोमीन, कॉपर एंड हीलियम। ठीक है, चलो भाई आज के लिए इतना रखते हैं। प्लीज यार इसको पढ़ लेना, है ना। और डेरिवेशन पार्ट जो मैंने कराया था ना, उसमें ज्यादा आपको घुसना नहीं है, लेकिन याद रखना है ना कि फॉर्मूला कब कौन सा लगेगा। ठीक है, चलो गाइज, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, पढ़ते रहो।